नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आप सभी का जीएस विद महेंद्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों। आइए आज हम शुरुआत करते हैं आगे के जीएस के टॉपिक में। हमने ब्लड का पार्ट 1 पढ़ा था, उसी में से आज है उसका पार्ट 2। मैंने बताया था कि उसमें स्पेस ना होने की वजह से इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। और ये साथियों आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आगे, इससे बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रुधिराणु जिन्हें कॉर्पसल्स भी कहा जाता है, कहीं कहीं सेल्स भी लिखा होता है। 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। साथियों लाल रक्त कणिकाओं की इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और बिंबाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब इनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के विषय में पढ़ें अगर हम, तो कह सकते हैं कि इनको इंग्लिश वर्ड इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा यानी रुधिराणु की सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है। रुधिराणु में 95% केवल क्या होती हैं? यही होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी उपस्थिति होती है। ये संख्या पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में कि आरबीसी का प्रति घन मिलीमीटर में कितनी संख्या होती है? 50 से 55 लाख। इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। इनका आकार कैसा होता है साथियों? उभयावतल होता है। इनमें जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। स्वस्थ मनुष्य में जो 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है, इसी के इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और तिल्ली भी कहा जाता है। इसीलिए प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो वो प्लीहा को साथियों कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ऊंचाई पर जाने पर इनके आकार में वृद्धि रहती है। किसके? आरबीसी के आकार में। आरबीसी से डीएनए आरएनए की जांच नहीं हो सकती है। इन आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त अल्पता भी कहा जाता है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। आइए आते हैं डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। इन्हें इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। ऐसे कहा 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर का क्यूब कहिए यार। इनके औसत आयु 7 दिन होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट भी साथियों कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर डब्ल्यूबीसी को बांटा गया है 2 भागों में, बांटा गया है कणिकाण और अकण कोशिका। कणिकाण को ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, अकण कोशिका को एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। कणिकाणु में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं। अगर इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है तो वो इओसिनोफिल होती हैं। और अकण कोशिका में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आती हैं। ठीक, अब न्यूट्रोफिल को भक्षण कोशिका कहा जाता है। कई बार आपके बड़े एग्जाम्स में पूछा गया, जैसे कि आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। भक्षण कोशिका इन्हें कहा जाता है। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में इन्हीं की संख्या होती है, किसकी? न्यूट्रोफिल्स के साथियों। फिर आगे आते हैं इओसिनोफिल। ये संक्रमण से बचाव करती हैं और इन तीनों में सबसे बड़ी होती है ये। ठीक, एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है, यानी जैसे किसी चीज से हमको एलर्जी हो जाती है, धूल से या कोई और अन्य चीज से, इसे हम लोग खा पी लेते हैं तो उससे कहते हैं एलर्जी हो जाती है, तो उसके प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, वो मतलब कि जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कोई भी जैसे दाने निकल आते हैं, कुछ चीज होता है, तो इन्हीं की वजह से ये संवेदनशील होती है उस चीज के प्रति। ठीक है, तो प्रतिक्रियाशील कौन होती है? पूछेगा प्रश्न कि एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया में कौन सम्मिलित होता है? तो इओसिनोफिल होता है साथियों सम्मिलित। फिर आगे आता है बेसोफिल। सबसे कम होती है संख्या में ये। इनमें हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन का स्राव करती हैं बेसोफिल कोशिकाएं। कई बार प्रश्न पूछा गया यहाँ से कि हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन का स्राव कौन करता है? तो बेसोफिल कोशिकाएं करती हैं साथियों। अब आते हैं अकण कोशिका। अकण कोशिका 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अगर मैं बात करूं कि
इन सब में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो कौन सी है, लिम्फोसाइट कोशिका है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट एक बार आपको प्रीवियस पेपर में देखोगे तो हर एक पॉइंट से प्रश्न आया है आपके एग्जाम्स में साथियों। ये मतलब मैंने 2 या 3 बुक्स के पढ़ के, जैसे एनसीईआरटी हो गया और एक बुक हो गई अलग थी, तो 2-3 बुकों से पढ़ के अच्छे से मैंने जो है इसके नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब लिम्फोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है, 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती हैं, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती हैं यही। अब एक चीज और बता दूं, आपने सुना होगा HIV वायरस होता है, वो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर ही अटैक करता है, जिसके कारण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, कमजोर हो जाती है साथियों। ठीक, और मोनोसाइट भी क्या है, एक प्रकार की भक्षण कोशिका। भक्षण का मतलब क्या होता है, जो हमारे बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है तो उनका भक्षण कर देती हैं, ताकि हमारे शरीर में बीमारी ना हो। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। हर एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़िएगा जरूर। अब आते हैं डिम्बाणु पर साथियों। इन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है, इन्हें पट्टिकाओं भी कहा जाता है, और इसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है, इसका डिम्बाणु का। ठीक, ये मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से बनती हैं प्लेटलेट्स साथियों। रक्त में जो इनकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख, आपको यहाँ पॉइंट शायद ना दिख रहा हो, बता दूं कि 1.5 से 3.5 लाख संख्या इनकी होती है साथियों। 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, इनकी कमी से क्या होता है, रक्त स्कंदन नहीं होता है, यानी कि रक्त का जमाव नहीं होता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे डेंगू बुखार में इन्हीं की संख्या क्या होती है, जब हम लोगों को डेंगू बुखार होता है तो इन्हीं की संख्या कम होने लगती है, जिससे क्या होता है, रक्त स्कंदन नहीं होता है, यानी रक्त जमाव कम होता है। और क्या होता है, रक्त जो है नाक से भी निकलने लगता है इसी वजह से। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है, डेंगू बुखार में किसकी कमी होती है, तो वो किसकी कमी होती है, डिम्बाणु की। और प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि जो है इनकी संख्या कितनी होती है, तो 1.5 से समान रूप से कितनी संख्या होनी चाहिए, 1.5 से 3.5 लाख इनकी जो संख्या होनी चाहिए। 1.5 से जो है 3.5 के करीब इनकी संख्या होनी चाहिए साथियों। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा साथियों। ब्लड में ये ब्लड के प्रकार के विषय में था, वो सारा का सारा समाप्त हो गया। और आपके एग्जाम्स के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% जो है लाभदायक सिद्ध होगा साथियों। तो फिर अगले दिन मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।